प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके पाठ्यक्रम में से जो नॉन डिटेल है, जो अपठित भाग कहते हैं, उसमें जो एकांकी है उसको आरंभ करने के लिए जा रहा हूँ। तो अपठित भाग में आपके लिए जो पहली एकांकी लगाई गई है उसका नाम है सूखी डाली। सूखी डाली, और इसको उपेंद्रनाथ अश्क जी ने लिखा है। उपेंद्रनाथ अश्क जी एक बहुत बड़े एकांकीकार हैं, नाटककार हैं। सो उनकी एकांकी को इस साल आप अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। और उपेंद्रनाथ अश्क, अश्क यानी काव्य नाम है, काव्य नाम कहते हैं उसको अश्क। तो उनका पूरा नाम उपेंद्रनाथ अश्क जी है। तो ये सूखी डाली ने पेड़ के अंदर जो सूखी डाली होती है उसकी तुलना एक सम्मिलित परिवार से यहाँ पर उपेंद्रनाथ अश्क जी ने की है। तो अभी एकांकी के बारे में आपको बताना बहुत ही जरूरी है। नाटक और एकांकी आपने देखा होगा, ये भी एकांकी भी एक साहित्य की विधा है, प्रकार। तो इन सभी विधाओं का परिचय आपको करवाने के लिए ये सब लगाया है। इसके आपका ये जो पाठ्यक्रम है, इससे पूर्व में पहले का जो पाठ्यक्रम था उसमें एक बहुत बड़ा उपन्यास रखा गया था। लेकिन उसके बाद जो आपका जो सिलेबस आया, पाठ्यक्रम बदला, उसके अंदर एकांकियों का अध्ययन करने के बारे में, एकांकी क्या चीज है इसके बारे में आप विद्यार्थियों को मालूम हो जाए, इसलिए इस बार आप दो एकांकियों का अध्ययन करेंगे। उसमें पहली एकांकी है सूखी डाली। तो अब एकांकी क्या है इसके बारे में, जैसे मैंने बताया आपको, एकांकी एक साहित्य का प्रकार है, नाटक और एकांकी। तो अभी नाटक आपको मालूम है, नाटक आप जानते हैं। नाटक के अंदर पहले नाटक क्या होता था, बहुत ही बड़े बड़े नाटक हुआ करते थे। आजकल आप यक्षगाना, दुड्डाटा वगैरह जो देखते हैं, रात में 10 बजे आरंभ होकर सुबह 5 बजे तक जो यक्षगाना चलता है, दुड्डाटा वगैरह चलता है, उसी प्रकार पुराने जमाने में भी नाटक बहुत ही 4-5 घंटे के नाटक हुआ करते थे, जिसको रात में करीब 9 बजे या 10:30 बजे वगैरह आरंभ करते थे। सुबह में नाटक समाप्त जो एक प्रकार से हो जाता था। तो अब यहाँ पर नाटक और एकांकी के अंदर क्या फर्क है? नाटक यानी बड़ा होता है, एकांकी छोटी होती है। नाटक के अंदर बहुत सारे पात्र होते हैं, एकांकी के अंदर पात्र 4 तक या 5 तक होते हैं। नाटक के अंदर दृश्य अलग अलग होते हैं, और यहां पर क्या है, एकांकी के अंदर एक अंक मतलब क्या है, एक अंक वाला, यानी एक ही उसके अंदर एक अंक होता है। दृश्य बहुत सारे रहते हैं, लेकिन नाटक के अंदर अंक भी ज्यादा रहते हैं, दृश्य भी ज्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार नाटक बड़ा होता है और एकांकी बिल्कुल छोटी होती है। और नाटककार ऐसा होता है, नाटककार अपनी बात को बताने के लिए पात्रों को या दृश्यों को बड़ा लंबा चौड़ा वगैरह कर सकता है। एकांकीकार को समय की सीमा के बारे में ध्यान रखकर पात्रों के अनुसार अपनी भाषा को जोड़कर अपने मन की बात दर्शकों तक जो है प्रकार से पहुंचाना पड़ता है। इसलिए नाटककार से भी ज्यादा एकांकीकार को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक छोटे से समय में अपनी मन की बात या उस एकांकी की संदेश को
विद्यार्थी दर्शकों तक पहुंचाना पड़ता है। इसलिए एक नाटककार से भी ज़्यादा एकांकीकार को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद आपको मैं एक बात बता दूं, अभी नाटक जो था वो एकांकी कैसे हो गया, इसके बारे में बताया जाता है। इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में बड़े बड़े ड्रामा थिएटर वगैरह हुआ करते थे पहले, और वो लोग क्या करते थे, ड्रामा थिएटर वाले अच्छे अच्छे नाटकों को लगा करके रात के 10 बजे वगैरह बड़ा नाटक आरंभ हो जाता था और सुबह 5 बजे वगैरह समाप्त हो जाता था। तो ऐसे में एक दिन क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर ड्रामा थिएटर वालों ने, अभी नाटक आरंभ जब होता है तो सारे के सारे नाटक को देखने वाले दर्शक लोग एक ही समय पर नहीं आते। कुछ लोग थोड़े देर से आते हैं, कुछ लोग थोड़े आराम से आते हैं, कुछ लोगों को कुछ दिक्कत होने से थोड़े देर से भी आते हैं। ऐसे में ड्रामा थिएटर वालों के मन में बात आ गई, चलो हम 10 बजे नाटक जो बड़ा आरंभ होने वाला है उससे पूर्व में हम क्या करेंगे, एक हंसी से भरा हुआ, हंसी मजाक से भरा हुआ एक छोटी सी झलकी प्रहसन के रूप में हम दिखाएंगे। जब 10 बज जाएंगे तब हम बड़ा नाटक बड़ा आरंभ कर सकते हैं, तब तक सारे के सारे दर्शक आकर के बैठ जाएंगे। ऐसा समझकर उन्होंने एक दिन क्या किया, मंकी स्पा नाम का एक प्रहसन बड़े नाटक के पूर्व में उन्होंने आरंभ किया इंग्लैंड के अंदर, और जितने भी दर्शक लोग आए थे इस प्रहसन को देखकर इतने खुश हो गए और वे क्या करते हैं कि बड़े नाटक को देखे बिना ऐसे ही घर लौट करके चले गए। तब बताया जाता है कि तब से एकांकी का उद्भव हुआ, आरंभ हुआ, इस प्रकार बताया जाता है। अभी यहां पर एकांकी का जो नमूना है यानी वो एक प्रकार के रूप में अभी इस प्रकार आ गया है। तो अभी ये नाटक या इसके बारे में बताने के बाद अभी जो सूखी डाली जो एकांकी है वो किस प्रकार की, बड़ी एकांकी है, बहुत बड़ी एकांकी है उपेंद्रनाथ अश्क जी की। लेकिन मैं उसके पूर्व में अभी उपेंद्रनाथ अश्क जी के बारे में थोड़ा आपको परिचय देना चाहूंगा। उपेंद्रनाथ अश्क जी का जन्म 1910 ईस्वी में पंजाब के जालंधर शहर में एक मध्यवर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ, और वे उनकी जितने भी एकांकियां हैं वो एकांकियां मानो यथार्थवाद को लेकर चलने वाली एकांकियां हैं। ये साहित्य के सभी विधाओं के ऊपर लिख चुके हैं, सिर्फ एकांकी ही नहीं, नाटक ही नहीं, बल्कि साहित्य के सारे विधाओं के ऊपर उपेंद्रनाथ जी अश्क जी जो एक प्रकार से लिख चुके हैं। तो यथार्थवाद आज के वर्तमान काल में उनकी एकांकियों में आज की जो दशा है वो सारी दशा यहाँ पर देखने को एकांकियों के अंदर मिलती है। उनकी भाषा भी क्या है, मानो पात्रानुकूल, वातावरण के अनुकूल उनकी भाषा होती है, और साथ ही साथ उन्होंने मानसिक दशाओं के बारे में चित्रण बहुत सुंदर ढंग से एक प्रकार से उन्होंने किया है। उनकी भाषा में उर्दू शब्द भी हैं, अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल भी वो करते हैं, और 1965 में उनको इंदिरा गांधी जी द्वारा भारतीय केंद्र संगीत नाटक अकादमी के द्वारा उनको एक अच्छा नाटककार का सम्मान जो है उनको मिला। उसी प्रकार वे कहानियां भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, नाटक भी लिख चुके हैं, एकांकियां भी लिख चुके हैं, और समालोचना वगैरह लिख चुके हैं। तो इन सभी का योगदान को देखकर उनको सोवियत लैंड का जो
प्रकार से सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार उनको दिया गया और उनकी मृत्यु 1996 में होती है। इस प्रकार एक श्रेष्ठ एकांकीकार माने जाते हैं उपेंद्रनाथ अष्टगी। तो उनकी जो एकांकी है सूखी डाली, इसके अंतर्गत बहुत सारे भी पात्र आते हैं। मैं पात्रों का परिचय करवा करके आपको कहाँ एकांकी आरंभ मैं करूंगा। तो यहाँ पर पात्र जो है पुरुष पात्र और स्त्री पात्र, पुरुष पात्र और स्त्री पात्र। तो पुरुष पात्र में दादाजी आते हैं। इस एकांकी के अंदर सबसे बड़े, इस परिवार के सबसे बड़े मुखिया दादाजी माने जाते हैं, जिनका नाम मूलराज है। उनका नाम एकांकी के अंदर मूलराज दिया गया है और इनके बेटे हैं और इनके पोते भी हैं। इतना एक बहुत बड़ा सम्मिलित परिवार है इनका, तो इसलिए दादाजी मुखिया हुए और इनका नाम मूलराज है। दूसरा जो है पात्र आता है करमचंद, उनका बेटा है, दादाजी का बेटा। उसके बाद में परेश, परेश उनका पोता है, यानी बेटे का बेटा। उसके बाद में भाशी और मल्लू, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो परिवार में जो रहते हैं, उनका नाम है भाशी और मल्लू। उसके बाद यहाँ पर स्त्री पात्र आते हैं। स्त्री पात्र में बेला, बेला जो है छोटी बहू, वह किसकी, परेश की बीवी है बेला। परेश की बीवी बेला है और उसको घर में छोटी बहू के नाम से उसको पुकारते हैं बेला। और ये बेला पढ़ी लिखी है, सुशिक्षित कुल की है और उनका बेटा परेश जो है अच्छी पढ़ाई वगैरह करके एक नायक तहसीलदार बन करके आता है। उसके बाद में छोटी भाभी पात्र, बेला की सास, जो बेला है उसकी सास है और इंदू की मां, इंदू जो है, इंदू बेला की ननद होती है, ननद, तो इसलिए इंदू की मां छोटी भाभी। मंजरी भाभी, मंजरी यानी बीच वाली, मंजरी शब्द का अर्थ बीच, मिडल, तो इसलिए मंजरी भाभी आती हैं, बड़ी भाभी आती हैं, मंजरी बहू आती हैं, बड़ी बहू आती हैं और रजवा और पारो, ये नौकरानियां हैं, घर के अंदर रहने वाले रजवा और पारो नौकरानियां हैं। और ये बहुएं मतलब क्या है, ये इनके बेटे के पोतियां, पतोह है ना, इनके पोतों की औरतें, उनकी पत्नियां, उनको बहू नाम प्रकार की। ऐसा एक इतना बड़ा, इतने लोगों को लेकर के उनका एक परिवार है। इनका दादाजी का एक और बड़ा परिवार, उसको सम्मिश्र परिवार, अविभक्त परिवार उसको कहा जाता है। तो अब यहाँ पर एक शीर्षक सूखी डाली इस एकांकी पर रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्या कारण से? क्योंकि दादाजी बहुत सालों से अपने परिवार को चला करके ले आ रहे हैं। उनके घर के अंदर पूरे लोग मिलजुल करके रहते हैं। उनके बेटे हैं, उनके बहुएं हैं, उनके पोते हैं, उनकी पोतियां हैं, सारा एक बहुत बड़ा उनका कुनबा है। और उनका विचार है कि मेरा ये परिवार किसके समान है, एक वटवृक्ष के समान है, ये एक बरगद के पेड़ के समान है। आप बरगद का पेड़ देख चुके हैं। बरगद का पेड़ कैसा होता है, बड़ा विशाल होकर उसकी डालियां इधर उधर चारों तरफ छाई हुई रहती हैं, पत्ते लगे हुए रहते हैं, हरियाली रहती है और उसके तरफ से जड़ें भी आकर के जमीन को लगते रहते हैं। ऐसा एक विशाल परिवार पेड़ होता है बरगद का, उसको वटवृक्ष भी कहते हैं। तो अभी यहाँ पर बरगद या वटवृक्ष की तुलना उपेंद्रनाथ अष्टगी ने दादाजी के परिवार से करते हैं। अर्थात दादाजी का जो सम्मिश्र जो परिवार है वो कैसा है कि बरगद के पेड़ के समान। कैसे है, जैसे बरगद का पेड़ विशाल होकर के रहता है, उसके अंदर अलग अलग डालियां लगी रहती
जिसके अंदर पत्ते लगे हुए रहते हैं, तो ऐसा एक विशाल बरगद का पेड़ क्या है? दादाजी का परिवार है। और उस परिवार के मुखिया ने स्वामी, बड़े लीडर कौन है? दादाजी। और वो कई सालों से इस सम्मिलित परिवार के ऊपर भरोसा रखकर, विश्वास रख करके चलाते आ रहे हैं। कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पर अभी उसकी तुलना सूखी डाली से की गई है। यानी बरगद के अंदर, पेड़ के अंदर पूरी डालियां हरी भरी रहती हैं, लेकिन अगर एक डाली सूख जाए तो क्या हो जाएगा, इसके बारे में, यानी सूखी डाली, ये जो शीर्षक इसलिए दिया गया है कि यहां पर बेला जो है अपने बारे में कहती है कि अगर आप मुझे कोई काम वगैरह करने के लिए नहीं देंगे तो मैं ऐसे ही घर के अंदर चुपचाप बैठे रहूंगी, मेरे से कुछ भी काम नहीं होगा, सारे के सारे लोग काम करते जाएंगे, तो मेरी दशा कैसी हो जाएगी? पेड़ में लगी सूखी डाली के समान हो जाएगा मेरी दशा। इस प्रकार वो बताती है, इसलिए इसको ये शीर्षक जो है रखा गया है। अब मैं आपको यहाँ पर इस के मूल राज के दशा के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। तो आपने देखा कि इस एकांकी के अंदर दादाजी मुखिया हैं, स्वामी हैं, और उनकी आयु लगभग 72 साल की है, 72 उनकी उम्र है। और वो समझते हैं कि मेरा ये सम्मिलित परिवार एक यूनिट की तरह है, मैं उसको निभा रहा हूं, लेकर के चल रहा हूं। सो ऐसे में वो समझते हैं कि मेरा परिवार बरगद के विशाल पेड़ के समान है, उसके अंदर डालियां लगी हुई हैं, पत्ते लगे हुए हैं, ऐसा। तो इस प्रकार वो चाहते हैं कि मेरे इस पेड़ की कोई भी डाली कभी भी ना सूखे, ना क्या है वो, क्या है प्रकार से अलग ना हो जाए, टूटकर अलग ना हो जाए। टूटकर अलग हो जाना क्या है? कोई भी मेरा घर का सदस्य अलग जाकर के घर न बसाएं, सारे लोग मिलजुल करके रहें, ऐसी बात। अगर उनको क्या है, उनके मन में अलग होना उनको पसंद नहीं है, इसलिए मेरे पोते हों, मेरे बेटे हों, मेरे बहुएं, सारे मेरे इस कुंबे के अंदर बड़े आराम से मिलजुल कर एकता के साथ रहें, ये उनका मानना है, ये उनका भरोसा है उनके परिवार के ऊपर। इस प्रकार वो क्या है, चला रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, दादाजी का एक बहुत बड़ा परिवार, और उसके अंदर उनका एक बेटा, 1914 में उनका एक लड़का, 1914 में जो महायुद्ध होता है, उस युद्ध के अंदर वो सरकार की तरफ से लड़ता है। लड़ने के बाद सरकार उसको, दादाजी को, एक मुरब्बा जमीन देती है। आदमी में आपको मालूम है, सेना के अंदर जो लोग लड़ते हैं, उनकी सर्विस हो जाने के बाद उनको या तो सरकार नौकरी देती है, या तो क्या है उनको जमीन वगैरह देती है, ताकि वो लोग क्या करें, वहां जाकर के मेहनत वगैरह करें, सरकार की तरफ से इनाम के तौर पर। सो भी यहाँ पर क्या हुआ, उनका दादाजी का बेटा, मूलराज दादाजी हैं, उनका बेटा 1914 में जो महायुद्ध हुआ था, उसके अंदर, लड़ाई के अंदर लड़ने के कारण सरकार की तरफ से उनको क्या मिला, एक मुरब्बा जमीन। एक मुरब्बा मतलब क्या है, कितना होता है, 1 हेक्टर, उसको हेक्टर के सब 1 हेक्टर कहा जाता है, एक मुरब्बा 1 हेक्टर। इतनी जमीन सरकार की तरफ से दादाजी को दी जाती है, और दादाजी उस एक मुरब्बे जमीन को क्या करते हैं, 10 मुरब्बों के अंदर अलग करते हैं, 10 पार्ट, 10 अलग उसका क्या करते हैं, विभाग बनाते हैं, और बना करके उसके अंदर क्या कर रहे हैं, उनके 2 बेटे और पोते जमीन के अंदर क्या कर रहे हैं, कुछ जमीन संभाल रहे हैं, और उनकी जो डेयरी है, डेयरी को भी संभाल रहे हैं, जमीन को भी देख रेख कर रहे हैं, और उनका एक चीनी का जो कारखाना है उसको भी देख रेख कर रहे हैं। इस प्रकार मानो दादाजी ने जमीन को अलग करके पोतों को, बेटों को उसकी
देखरेख करने के बारे में उनको एक धंधा लगा करके दे चुके हैं। और उसके बाद उनका एक पोता जिसका नाम परेश है, वो ज्यादा पढ़ाई वगैरह करने के कारण नायब तहसीलदार बन करके वो इनके ही कस्बे में, इनके ही गांव में आया है। तो इस प्रकार उनका जो परिवार चल रहा है, और परिवार चलने के कारण अभी दादाजी को गांव के अंदर बड़ी इज्जत मिल रही है, बड़ा गौरव उनको मिल रहा है, क्योंकि उनका एक पोता इसी कस्बे के अंदर तहसीलदार बनकर आने के कारण उनकी चारों तरफ से उनकी इज्जत बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात ये भी है कि उनकी जो परेश की जो बीवी है वो बड़ी सुशिक्षित है, पढ़ी लिखी है, और एक अच्छे कुल की होने के कारण क्या है, उसकी शादी यहाँ पर बेला की शादी परेश के साथ में हो गई है। और हो जाने के बाद अब वो यहाँ पर दादाजी के घर में क्या बन करके आती है, उनकी पतोहू, पतोहू मतलब क्या है, पोते की औरत, उसको पतोहू कहते हैं, बहू बन करके आई है। अब यहाँ पर इस घर के अंदर जितने भी स्त्रियां हैं वो भोली भाली स्त्रियां हैं, वो ज्यादा पढ़ी लिखी वगैरह नहीं है, लेकिन वो क्या करती हैं, अपने इस परिवार के ऊपर बड़ा विश्वास रखकर दादाजी जैसे डायरेक्शन देते हैं, कहते हैं, उसी प्रकार वो घर संभाल कर जा रही है। उसके अंदर इंदु जो है उनकी पोती है दादाजी की, वो प्राइमरी की शिक्षा प्राप्त करने के कारण वो ही ज्यादा इस कुनबे के अंदर पढ़ी लिखी समझी जाती थी। सारे लोग उसकी बात को मानते थे, बड़ी स्त्रियां इंदु की बात को ही मानते थे, क्योंकि वो प्राइमरी की शिक्षा वगैरह प्राप्त कर चुके। अभी इस घर में एक बीए की ग्रेजुएट प्राप्त कर उनकी पतोहू, जो उसका नाम, जिसको छोटी बहू कहा जाता है, बेला, वो इस घर के अंदर आ जाती है। आ जाने के बाद अभी क्या हो गया, इस घर के अंदर आने के बाद इस घर में थोड़ी हलचल मच जाती है। जैसे एक तालाब में शांत पानी जो है एकदम स्तब्ध है, उसके अंदर एक बड़ी सी ईंट फेंकने के बाद जैसे उसके अंदर लहरें आने लगती हैं, लहरें उठने लगती हैं, उसी प्रकार दादाजी के इस परिवार में बेला के आने से क्या हुआ, मानो अभी एक हलचल मचने लगी है। सो दादाजी का पोता परेश तहसीलदार बनकर के आना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, बेला का इस घर में आने के बाद उसका इस घर के माहौल के अंदर थोड़ा बदलाव वगैरह आने के कारण एक हलचल सी मची हुई है स्त्रियों के अंदर। तो इसके कारण अभी घर के अंदर क्या हो गया है, एक क्या बातें हो रही हैं स्त्रियों के अंदर। यहाँ पर जो बड़ी बहुएं और उसके बाद में बहुएं, उसके बाद में क्या है, उनके पोतों की बीवियां भी हैं, बहुएं तो वो भी हैं, लेकिन ये पढ़ी लिखी होने के कारण, इसके आने के कारण थोड़ा सा अभी यहाँ के वातावरण के अंदर मिलजुल करके रहना, उसका साथ देना बेला के लिए थोड़ा असंभव हो गया है। और इसलिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा एक मनमुटाव की बात इस एकांकी के अंदर, इस दादाजी के परिवार के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो अभी बात ऐसे आ जाती है इसके अंतर्गत कि स्त्रियां, अभी एक एकांकी कहने के बाद एक स्टेज होता है, स्टेज के ऊपर अभी यहाँ पर एक दृश्य दिखाना पड़ेगा। कौन सा दृश्य है यहाँ पर, दादाजी का घर और उसके अंदर एक बरामदा है, वरांडा, और वहां पर क्या होता है कि एक क्या है, जिसमें एक गैलरी है और पर्दा उठने के बाद वहां पर बरामदा दिखाई देता है। वहां पर एक सम्मिलित स्थान है। सम्मिलित स्थान मतलब क्या है, वहां पर घर के सारे स्त्रियां आकर के बैठकर कुछ लोग बातें करते रहते हैं, कुछ लोग झगड़ा करते रहते हैं, कुछ लोग मन की बातें कहते रहते हैं, और कुछ क्या है आजू बाजू में
वहां पर बैठ करके कुछ कपड़े धोने का काम वहां पर वगैरह करते रहते हैं। ये स्त्रियों का वहां का स्थान है घर का। तो ऐसी दशा के अंदर अभी वहां पर क्या है, स्त्रियां वगैरह आकर बैठती हैं, बातचीत होती रहती है, घर के अंदर क्या क्या हो रहा है, या नया कौन आया और उसके बारे में टिप्पणियां करना, ये सारा भी यहाँ पर इस दृश्य के अंदर होता रहता है, इसके अंदर। और छोटी छोटी भाभी जो इंदु की मां बेला की सास है, सो वो भी क्या है, एक प्रकार से इस घर के अंदर है। सारे भी यहाँ पर मिलते रहते हैं। लेकिन अभी इस बेला के आ जाने के बाद इंदु को लगता है कि ये अपने आप को मेरी भाभी बड़ी अमीर घर की समझने लगी है। यहाँ आ जाने के बाद वह बड़ी अपने आप को बड़ी समझने लग गई है। तो ऐसी बात इंदु के मन में आ जाती है और वहां पर क्या है, बड़ी बहू और इंदु के बीच में बातचीत होने लगती है। इंदु और बड़ी बहू क्या बातचीत करते हैं, किसको लेकर, बेला को लेकर। अर्थात बेला इस घर के अंदर बहू बन करके आई है और बड़ी बहू जो है एक प्रकार से पूछ रही है इंदु को। क्या पूछ रही है, कहती है कि आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने। छोटी बहू आने के बाद उसने क्या कह दिया, इसके बारे में बड़ी बहू इंदु से पूछती है। इसके बाद वह पूछती है कि क्यों बिफर गया, यहां पर क्या बातचीत होती है दोनों के बीच में। और इंदु आने के बाद उसका गुण कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, इससे हमें इन दोनों के बातों से पता चलता है। सो ये बातचीत क्या होती है दोनों के बीच में, कैसी होती है, किस प्रकार होती है, और बेला क्या क्या कर रही है, इसके बारे में मैं आगे की वीडियो में आपको पहले दृश्य की कहानी का वर्णन करके मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ एकांकी के आरंभ के बारे में मैंने बताया, पात्रों के बारे में बताया। आगे अभी वहां पर क्या क्या, उस पहले दृश्य के अंदर क्या क्या बातें चल रही हैं, कौन कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, बेला कैसी है, इसके बारे में मैं आगे के वीडियो में आपको समझाऊंगा। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।